हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं लाई हूँ एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5, जिसको हम करेंगे क्लास 10 का है। याद रखिएगा, मेरा नाम प्रिया है, मुझे तो नहीं होंगे हम। तो डिटेल एनालिसिस है यूपीएससी एंड आरपीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता अधिकार। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था उपभोक्ता अधिकार पढ़ा था, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा था, मुद्रा और साख बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो क्लास 10 का जो इकोनॉमी का चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये जो है लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, लास्ट चैप्टर है क्लास 10 का। तो चलिए आज इसको करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए बने, प्लीज इसको लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज को पूरा वीडियो देखिए और लाइक या सब्सक्राइब करिए अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो। बिकॉज बिना एनसीईआरटी पढ़े अगर आप सोच रहे हो कि यूपीएससी क्लियर होगा, तो आप जितने भी टॉपर्स का देख रहे होगे सबने ही रिकमेंड किया कि एनसीईआरटी आपको करनी है। आप साइड बुक पढ़ो या पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो यूनिट है जीएस 1 2 3 3 के डायरेक्टली यहाँ से आपको दिखेंगे। तो जब आप एक बार उसको देखिए, आप अपने सिलेबस को देखिए, उसके बाद इन सब चैप्टरों को जब आप करेंगे ना, आपको पता चलेगा पूरा 11 से लेकर मतलब पूरा 12 तक आपकी जो एनसीईआरटी है, 9 से लेकर 12 तक, इसमें सारी चीजें कम्प्लीटली बता ही दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज उपभोक्ता अधिकार। तो आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता अधिकार, चैप्टर 5 है। तो ये आप चित्र देखिए, चित्र देख सकते हैं। चलिए देखिए इसको। तो ये देखिए, गलत दवा देने से महिला की मौत, सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ, नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार की नोटिस, उपभोक्ताओं के विश्वास पर जो भी लिखा है मिट गया है, प्रदूषित पानी बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल। ये सब चीजें देख रहे हैं। उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णयों के कुछ समाचार के नमूने हैं। इन मामलों के लोग इन संगठनों में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग कुछ न्याय के लिए दृढ़ एवं संघर्ष रहे हैं। इस तरह से न्याय को पाने के लिए तरसते रहे हैं और उससे भी अधिक मुश्किल होने लगा। तो अब पढ़ेंगे बाजार में उपभोक्ता। तो अम, बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ताओं के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रण या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दांव पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इसी प्रकार संगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती है और प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है कि आपने जो खरीदा है अगर वो पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता को कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं
तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार के चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे झूठे दावे करती आ रही थी। इस इस तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मंगवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है। तो कंपनियां इस तरह से काम करती हैं। उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायिक व्यवहारों को शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था, उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी के लिए एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इससे वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दिया गया। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसायिकों कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी और खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ताओं संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और शासन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल ही में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। तो उपभोक्ता इंटरनेशनल 1885 में संयुक्त राष्ट्र उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। ये उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूत करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 में से अधिक देशों के 200 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया। तो इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। आप कोपरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। उपभोक्ता अधिकार, सुरक्षा सबका अधिकार है। रेजी का कष्ट। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक लड़का है। केरल के एक निजी चिकित्सालय में टांसिल करवाने के लिए भर्ती हुआ। तो एक ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टांसिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी दिमागी असामान्यता के लक्षण में आ गए, जिनकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उनके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हरजाना देने का निर्देश दिया। रेजी की व्यथा यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोशी करने में लापरवाही के कारण छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया जाता है। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तुओं की बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादक के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को उसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। उसकी सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखते हुए सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं।
क्योंकि नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है। उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जाने जानकारी। जब कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर भी खास जानकारियाँ पाएँगे, है ना? ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयव, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले पते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदारी करते हैं तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। आखिर ऐसा नियम क्यों बनाए गए हैं? वस्तु बनाने वाले को जानकारी देनी पड़ती है। यह इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है ना? सूचना का अधिकार। तो तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वो खराब हो जाता है, तो हम उसे बदलने के बारे में कर सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी ज़िम्मेदारी नहीं मानेगी। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है, तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य के द्वारा इंगित किया गया है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता को अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोलभाव कर सकते हैं। आज सरकार प्रदत्त विधियों सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया है। 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। इंतजार। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तक इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक एक्ट का प्रयोग करते हुए की एक प्रार्थना किया, पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी का कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसकी नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया, क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। तो चयन के अधिकार का उल्लंघन। अब हम इसको देखेंगे। पैसे लौटाए गए। तो अंसारी नगर के अभिरामी नामक का एक छात्र ने दिल्ली में व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अ, पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्था को 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के बाद पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के करीब 61,020 रुपए जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई असर ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दायर किया, तो आयोग ने संस्था को ये कहते हुए 28,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया कि छात्रों को चुनने का अधिकार है। संस्था ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के निर्देश को सुनिश्चित करते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। उसने संस्थान को 7,000 रुपए मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने से पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है और साथ ही जेल भी हो सकती है। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं। दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, तब आपके चुनने के लिए अधिकार का उल्लंघन हुआ। ठीक इसी तरह से कभी-कभी जब आप नए गैस कनेक्शन लेते हैं, तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमें वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है, जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। तो वो इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो देखते हैं। तो रेजी, मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें तो पिछले अध्याय में दिया जा चुका है, जो कि तो ये उदाहरण है जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहा जाना चाहिए।
उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। स्वयं किसी वकील के साथ अपना अथवा वकील की सेवा के बिना। आप यह जानने की इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम भी प्रकाश के मामले को लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव के एक मनी ऑर्डर भेजा। उसकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में, एक समूह के रूप में शारीरिक रूप से अथवा इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने मुकदमों की कार्रवाई करवा सकते हैं। तो तो अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है और प्रकाश यह पता चला कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले। तो इस मामले में क्या हुआ, प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछा। मनी ऑर्डर पोस्टल आर्ट तो पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं, मतलब कंज्यूमर फोरम जाते हैं। प्रकाश तब एक नजदीकी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं और अदालत के ऑफिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं और अदालत पूरे पक्ष को नोटिस देती है। वे आयोग कार्यालय में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं और आयोग कार्यालय के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं। जज आयोग का फैसला सुनाते हैं। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन में विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है। उन्हें सामान्यतया उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करती है। कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उन आयोगों में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वे स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नाम पट्ट अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया। जिला स्तर का प्राधिकरण, जिसे उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र भी कहते हैं, 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। राष्ट्रीय स्तर प्राधिकरण, राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से ऊपर की दावेदारी संबंधित मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के आयोग में खारिज कर दिया गया तो उपभोक्ता राज्य स्तर के आयोग में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आयोग में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम में उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। तो जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या आवश्यक बातें हैं। तो जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों। निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देखकर क्या सोचते हैं। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सकते हैं। अपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। तो ISI एक मार्क आप देख सकते हैं। तो विभिन्न वस्तुओं खरीदते समय आवरण लिखे अक्षरों पर ISI एक मार्क, हॉलमार्क के संबंधित चित्र को अवश्य देखा होगा, है ना। इस तरह के चित्र वगैरह को देखा होगा। जब उपभोक्ता को कोई वस्तु खरीदता है तो वे शब्द चिन्ह, लोगो और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन की स्थिति में शब्द चिन्ह का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं।
यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादक का इन मापदंडों का पालन करना ज़रूरी नहीं होता है। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या उनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स, खाद्य एवं रंग एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतल बंद पेयजल आदि, इसके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण प्राप्त करें। तो ठीक है, ये विचार कर सकते हैं। तो उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में देखते हैं। 24 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। 1986 में इसी दिन को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो भारत ने देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्य विधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 50 से 60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे आयोग की कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अधिकांश खरीदारों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसा स्थिति में प्रमाण जुटाने आसान नहीं होता है। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों में होती है। उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने हेतु कोपरा का 2019 में संशोधन हुआ, जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद है तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा, यहाँ तक कि जेल भी भेजा जा सकता है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता के विवादों के निपटारे को अब उपभोक्ता आयोग के सभी 3 स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया है। कोपरा के अधिनियम के 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे-धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से संगठित होने में भी ये कमजोर है। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्राय पालन नहीं होगा। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसलिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। तो इस तरह से लेसन यहीं पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा ये चैप्टर बताइएगा जरूर, और कैसा पूरा एनसीईआरटी का सीरीज देखिए, प्लेलिस्ट बन गया है। और अगर आप आरओ आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके भी टेस्ट मैंने करवा रखे हैं, उसको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के, नेक्स्ट चैप्टर क्या, नेक्स्ट लेसन, लेसन 11 स्टार्ट करेंगे हम। 10 कंप्लीट हो चुका है, 9 10, अब उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।